एक ऐसी मुस्कान जिसके हजारों की भीड़ में पहचान लिया जाए, एक ऐसा जासूस जिसे देखकर दुनिया कहे ये मिशन इम्पॉसिबल है। ऑडियंस उसके साउंड ट्रैक तक को गुनगुनाने लगे। वो अपने हैरत अंगेज स्टंट के लिए और चौंकाने वाले रिलीजियस यकीन के लिए मशहूर हैं। टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे कामयाब सितारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म से करोड़ों डॉलर कमाए। वो दुनिया भर के यूथ के सच्चे आदर्श हैं, जो उनके आकर्षण और साहस से प्रेरित हैं। उनकी कामयाबी की शुरुआत कहाँ से हुई, किन स्टंट की वजह से उनकी जान लगभग जाते जाते बची, और निकोल किडमैन को इस बात की खुशी क्यों थी कि वो उन्हें छोड़ पाई। आज हम आपको चार्मिंग टॉम क्रूज की जिंदगी के सफर पर, उनके बेहतरीन किरदार, उनके खतरनाक खेलों के लिए प्यार और साइंटोलॉजी के लिए उनके जुनून ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को कैसे प्रभावित किया। चलिए जानते हैं बायोग्राफी ऑफ टॉम क्रूज। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थॉमस क्रूज मैपोथर 4 यानी कि टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के एक दिन पहले सिरक्यूज न्यूयॉर्क में हुआ था, और वो परिवार में 4 बच्चों में से दूसरे नंबर पे थे। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थॉमस क्रूज मैपोथर 3 और माँ मेरीली पेफिफर जो स्पेशल एजुकेशन टीचर थी। क्रूज लगभग गरीबी में पले बढ़े और उन्हें कैथोलिक परवरिश मिली थी। क्रूज को याद है कि मेरे पिता ऐसे व्यक्ति थे जो अगर कुछ गलत होता तो आपको लात मार देते थे। ये मेरे जीवन का एक बड़ा सबक था कि कैसे वो आपको नीचे गिरा देते थे। इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। वो समझ गया कि उस पर भरोसा करने लायक नहीं है। आपको उसके साथ सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके पिता एक बड़े परिवार के लिए ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए संघर्ष करते थे। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। अक्सर अमेरिका और कनाडा में ट्रैवल करते थे। 8 साल की उम्र में टॉम गरीबी से काफ़ी थक चुके थे। टॉम ने नौकरी की, लॉन में घास काटना, पत्ते इकट्ठा करना, न्यूज़पेपर वितरित करना और ईस्टर और क्रिसमस के लिए पोस्ट कार्ड बेचना शामिल था। अमेरिका से कनाडा लगातार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के कारण टॉम को 14 साल में कम से कम 15 स्कूल बदलने पड़े। टॉम के पिता को कनाडाई सेना में सलाहकार के रूप में नौकरी मिल गई और पूरा परिवार 1971 के आखिर में बीकन हिल, ओटावा में चला गया। कनाडा में रहने के दौरान टॉम ने एक ओंटारियो में रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ 4वीं और 5वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते टॉम को ड्रामा में रुचि हो गई और उसने ड्रामा टीचर जॉर्ज स्टिनबर्ग के गाइडेंस में प्लेस में हिस्सा लिया। कुछ दिन बाद टॉम की मां ने उसे पिता को छोड़ दिया और बच्चे को वापस अमेरिका ले आई। बाद में 1978 में उन्होंने जैक साउथ से शादी कर ली। टॉम के पिता को कैंसर था और 1984 में उनकी मौत हो गई। क्रूज को सिंसिनाटी ओहियो में फ्रांसिस्कियन सेमिनरी में पढ़ाई करने के लिए एक चर्च स्कॉलरशिप मिली। ये वो सेमिनरी थी जिसमें टॉम को कैथोलिक फ्रांसिस्कियन पादरी बनने की इच्छा को प्रभावित किया। हालांकि उन्हें नशे की लत और एक्टिंग के लिए जुनून के कारण सेमिनरी से निकाल दिया गया था। उस वक्त के दौरान उन्होंने अपने किशोर अवस्था के आखिर में रिलीजियस पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। टॉम किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे थे। आइसक्रीम की दुकान में काम किया और कुछ दिन में छोड़ दिया। हाई स्कूल में अपने फुटबॉल टीम के लिए खेलते हुए खेल से पहले बियर पी लिया। पकड़े जाने पर टीम से बाहर निकाल दिया गया। टॉम लगातार नौकरियां बदलते या फिर निकाल दिए जाते क्योंकि वो बहुत जल्दी उब जाते थे। टॉम कभी भी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहा। उसका पूरा जीवन घूमते ही बीता। वो हमेशा अपना सामान पैक ही रखता था। कनाडा, कैंटी जैसे सेंट लुइस में रहना उसके लिए अच्छा था क्योंकि वो लगातार नई चीज़ें सीख रहा था, खुद को एक अलग माहौल में पा रहा था। टॉम का आखिरी स्कूल न्यू जर्सी में ग्लेन रिज हाई स्कूल था, जहां उसने फिर से स्कूल के प्ले में भाग लिया और स्कूल प्रोडक्शन के गाइडेंस में अभिनय करियर की शुरुआत की। 1980 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आखिरकार हाई स्कूल से ग्रेजुएशन होने के बाद राहत की सांस ली। स्कूल के बाद टॉम क्रूज ने अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और अपनी मां और अपने सौतेले पिता के आशीर्वाद से न्यूयॉर्क पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने खाली वक्त में रेस्टोरेंट में वेटर का काम करके जिंदगी जीने की कोशिश की। एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करने के बाद टॉम लॉस एंजल्स चले गए और टेलीविज़न पर खुद को आजमाने लगे और जल्दी उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई। टॉम ने CAA प्रोडक्शन हाउस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
और 1981 में फिल्म एंडलेस लव में एक छोटा सा किरदार मिला। ये स्कॉट स्पेंसर के नॉवेल पे बेस्ड थी। उसी साल 1981 में उन्होंने फिल्म टैप्स में मिलिट्री एकेडमी के एक पागल छात्र का सपोर्टिंग रोल निभाया। एंडलेस लव के मौजूदगी ने टॉम को कुछ और भी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाया गया, इसलिए क्रूज एस.ई. हिंटन के ड्रामेटिक नॉवेल द आउटसाइडर के एडेप्शन के कलाकारों का हिस्सा बन गए, जिसे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने डायरेक्ट किया था। फिर वो फिल्म ऑल द राइट्स मूव में भी दिखाई दिए। अपने करियर की शुरुआत में यंग एक्टर की प्रोमिसिंग क्षमता को नोटिस करना मुश्किल था। 1980 के दशक के मिडिल में टॉम के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। टॉम का एक रोमांस था मेलिसा गिलबर्ट, रेबेका डे मोर्ने, पैटी साइल्फा के साथ, और यहाँ तक के बताया भी, लेकिन उन्होंने अपने काम में अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। टॉम की एक्टिंग क्षमता का सबसे बेहतरीन उदाहरण 1983 की फिल्म रिस्की बिजनेस में उनकी भूमिका थी। टॉम उस फिल्म में उनकी उपस्थिति उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉटन टोमेटोज ने ये फिल्म को उनकी शुरुआती बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में रेट किया गया था। उस पल से क्रूज की जिंदगी ने असल में उड़ान भरना शुरू कर दिया। 1985 में टॉम एक फिल्म लेजेंड में लीड रोल निभाया। ये डार्क फैंटेसी फिल्म थी। उन्होंने जैक ओ द ग्रीन का किरदार निभाया और यहीं से टॉम ने जैक नाम अपनी आगे की फिल्म में रखा। टॉम ने कहा कि ये जैक नाम लेना आसान है। बहरहाल इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार नहीं मिला। साथ ही कई पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन किया गया। ऑस्कर एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन फैंटेसी और हॉरर फिल्म सैटर्न पुरस्कार के साथ साथ बाफ्टा पुरस्कार के लिए कई नॉमिनेशन मिला। इसके चलते अगले साल 1986 में फिल्म टॉप गन की रिलीज तक टॉम पहले से ही सुपरस्टार की पोजीशन में थे। शुरू में टॉम फिल्म में एक्टिंग करने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मन बदल लिया। प्रोड्यूसर जेरी ब्रूकहाइमर ने बताया कि वो टॉम को कैसे मनाने में कामयाब रहे। वो टॉम को नेवी सेना में ले गए, वहाँ 5G किया, बैरल रोल किया। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे विमान में। वो टरमैक पे चढ़े और फिर टॉम ने कहा, मैं ये फिल्म करने को तैयार हूँ। टॉम इससे पहले कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी। सबसे पहले टॉम ने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। इसके बाद उन्होंने एक असली F-14 की उड़ान भरी और आज हम जानते हैं कि टॉम एक असली मेहनती आदमी है और उन कुछ एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने फिल्मों में स्टंटमैन के बिना अपने स्टंट खुद किए हैं। जब टॉम क्रूज ने पहली बार F-14 में उड़ान भरी, क्रूज के शरीर ने खुद को महसूस करना बंद कर दिया था। सिक बैग लेना पड़ा। जी फोर्स ने टॉम की रीढ़ की हड्डी तक को हिला दिया था। बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म बनी और फिल्म बेहद सफल रही और इसने $357 मिलियन की कमाई की। और इस फिल्म को देखकर यूएस नेवी में भर्ती की संख्या में 500% की वृद्धि की। फिर टॉम की उसी साल 1986 में फिल्म द कलर ऑफ मनी रिलीज होती है, जो हिट रही। मई 9, 1987 में क्रूज ने एक्ट्रेस मिनी रोजर से शादी की, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और फरवरी 1990 में दोनों का तलाक हो गया। और 1988 में टॉम की फिल्म कॉकटेल रिलीज होती है और कमाई के मामले में सफल रही, लेकिन इस फिल्म को 9th गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड नॉमिनेशन मिलता है और सबसे बुरी फिल्म और स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड मिलता है। साल 1988 में टॉम ने डस्टिन हॉफमैन के साथ रेन मैन में काम किया, जो बहुत ज़्यादा सफल रहा। हॉफमैन ने फिल्म की सफलता पर सवाल उठाए। हॉफमैन को भरोसा नहीं था कि ये फिल्म चल पाएगी और 2 हफ्ते बाद ये फिल्म छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन टॉम ने किसी तरह मना कर रोका। और डस्टिन हॉफमैन को पता नहीं था कि उसके इस रोल के लिए एकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। फिल्म रिलीज हुई और पहले हफ्ते में कुछ खास कमाई नहीं की, सिर्फ $6 मिलियन की कमाई की, जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। लेकिन अगले हफ्ते में इसने उत्साह पैदा किया और बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रही। नतीजतन फिल्म को बेहद पॉजिटिव रिव्यू मिला। फिल्म के एक्टर डस्टिन हॉफमैन को एकेडमी अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का और टॉम को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए कान सिटी फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला। 1989 में टॉम के फिल्म बॉर्न ऑन द 4th of जुलाई में काम किया। ये एक चुनौती से भरा रोल था। उन्होंने एक पैरालाइज्ड वियतनाम वार के सिपाही रोन कोविस का रोल अदा किया। उन्हें इस फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेशन मिला और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और फिल्म हिट रही और टॉम हॉलीवुड के एक नाम बन गए। और 1990 में पीपल मैगजीन ने सबसे सेक्सिएस्ट मैन का खिताब दिया। अगली फिल्म 1990 में डेज ऑफ थंडर थी, जो डायरेक्टर टोनी शॉकर्ट की स्पोर्ट एडवेंचर ड्रामा थी। टोनी ने टॉम को निकोल किडमैन एक खूबसूरत एक्टर से मिलवाया और टॉम काम करने के लिए तैयार हो गए।
डेज ऑफ थंडर का विचार तब पैदा हुआ जब टॉम और पॉल रिक हेंड्रिक की रेसिंग कार में से एक का टेस्ट ड्राइव करने की इजाज़त मांगी। फिल्म का निर्माण बिना किसी तैयार स्क्रिप्ट के शुरू हुआ। ये पहली फिल्म थी जिसमें टॉम ने स्क्रिप्ट लिखने में मदद की। शूटिंग के दौरान टॉम को विंडशील्ड से जुड़ी टिप से अपनी लाइनें पढ़नी पड़ी, जिसके कारण उनकी छोटी सी दुर्घटना हुई थी। टॉम को संकेत देने के लिए खास तौर का ईयरफोन दिया गया था। टॉम को कार रेसिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर टीवी पर कार रेसिंग कंपटीशन देखता रहता था और ये फिल्म उनका सपना पूरा कर रहा था। और उन्होंने निसान GT3 चलाई और कामयाब रहे, फिल्म हिट रही। इसी बीच सेट पर टॉम क्रूज और को एक्टर निकोल किडमैन के बीच चिंगारी भड़कने लगी और दोनों ने 1990 में शादी कर ली। दोनों जल्दी एक हॉलीवुड स्टार जोड़ी बन गए और कुछ समय बाद किडमैन प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण बच्चा खो दिया। ये दोनों के लिए दर्दनाक था। कुछ समय बाद दोनों ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और 1992 में निकोल किडमैन और टॉम क्रूज ने इसाबेल जेन नाम की एक लड़की को गोद लिया और 1995 में उन्होंने कोना नाम के एक लड़के को गोद लिया। टॉम के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बच्चे को चर्च के माध्यम से गोद लिया गया था। क्रूज और किडमैन बहुत ही गुप्त माता पिता थे और शायद ही कभी अपने बच्चे के जीवन को सुर्खियों में लाते थे। 1992 में ये जोड़ी डायरेक्टर रॉन हॉवर्ड की एक और फिल्म फार एंड अवे में दिखाई दिए। 1880 के दशक में अमेरिका की खुशी की तलाश करने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाई। टॉम का एक्टिंग करियर कंटिन्यू ग्रो हो रहा था। साल 1993 में फिल्म आई द फार्म, डायरेक्टेड बाय सिडनी पॉलक, जो राइटर जॉन ग्रीशम के इसी नाम से नॉवेल पे बेस है। फिल्म के निर्माण के दौरान टॉम ने पैरामाउंट से एक समझौता किया कि पोस्टर पर टाइटल के ऊपर सिर्फ उसका नाम दिखाई दे, लेकिन प्रोड्यूसर चाहते थे कि उनका नाम सबसे ऊपर दिखाई दे। तब फिर टॉम ने कहा कि फिर मेरा नाम फिल्म से ही हटा दे, लेकिन लास्ट में टॉम की जीत पूरी हुई और फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही। जो $42 मिलियन की लागत से बनी फिल्म $270 मिलियन की कमाई की। टॉम के प्रोजेक्ट बड़े और अधिक डाइवर्सिफाइड होने लगे। हालांकि टॉम अभी भी खेल और मिलिट्री ड्रामा जैसी एक्शन फिल्मों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अगली फिल्म जिसमें क्रूज ने एक्टिंग किया वो कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, जिन्होंने टॉम के करियर को बारीकी से फॉलो किया। साल 1994 में एक फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर रिलीज हुई। ये डायरेक्टेड बाय नील जॉर्डन की हॉरर ड्रामा फिल्म थी। ये एनी राइस के 1976 के इसी नाम के नॉवेल पर बेस बड़े बजट की फिल्म थी। टॉम क्रूज एक और हैंडसम ब्रैड पिट को लिया गया, जो तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। टॉम ने इस फिल्म में एक भूमिका निभाने का फैसला किया। शूटिंग आसान नहीं था टॉम के लिए। वैम्पायर का किरदार निभाने के लिए मेकअप के दौरान 30 मिनट तक उल्टा लटकना पड़ता था और इस हालत में खून उनके सर में चला जाता था, जिससे उनके चेहरे के ब्लड वेसल सूज जाते थे। फिर मेकअप आर्टिस्ट सूजी हुई नसों को पारदर्शी त्वचा के साथ एक भयानक रूप बना गया। बेचारे टॉम को इस प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ा, क्योंकि खून जल्दी से वापस बह जाता था, जिसके कारण मेकअप प्रोसेस में बहुत समय लगता था। टॉम सेट पर हर दिन मेकअप चेयर पर 3.5 घंटे बिताते थे। टॉम फिर से अपनी हाइट के कारण एक अजीब स्थिति में आ गए। टॉम को कुछ सीन के दौरान अन्य वैम्पायर के साथ ऊंचाई में अंतर कम करने के लिए ऊंचाई पर खड़े होना पड़ा। इसके अलावा शूटिंग के दौरान टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के बीच तनाव पैदा हो गया, क्योंकि क्रूज के अनुसार पिट सफाई का ध्यान नहीं रखते थे। उनका पसीना बहुत स्मेल करता था और वो डिओड्रेंट नहीं यूज करते थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। खैर, वैसे जॉनी डेप को टॉम क्रूज से पहले ये किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि शुरुआत में नॉवेल के राइटर एनी राइस ने लेड के किरदार के लिए टॉम के कास्टिंग की आलोचना की। बाद में जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें प्लेजेंट सरप्राइज हुआ और उन्होंने टॉम से माफ़ी मांगी। फिल्म ने $223 मिलियन की कमाई की और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। तब से टॉम क्रूज हर क्रिसमस पर इस फिल्म की एक्ट्रेस क्रिस्टन डंस्ट को व्हाइट चॉकलेट और साथ में कोकोनट केक बेचते हैं और क्रिस्टन डंस्ट कहती हैं कि क्रूज केक जिसे पाकर वो हमेशा खुश रहती हैं। इसी बीच 1996 की शुरुआत तक टॉम के करियर की शायद सबसे महत्वपूर्ण फिल्म की शूटिंग हुई। इस विशेष फिल्म में भागीदारी टॉम क्रूज की सबसे पहचानी जाने वाली भूमिका बन गई और शायद हमेशा के लिए टॉप एजेंट की इमेज को सेट कर दिया। इथन हंट नामक एक टॉप एजेंट डायरेक्टेड बाय ब्रायन डी पैल्मा, मिशन इम्पॉसिबल 1966 के टीवी सीरीज इसके रीमेक किए गए और ये टॉम क्रूज की पहली फिल्म थी जिसमें वो प्रोड्यूसर बने और खुद लीड रोल निभाया।
पैरामाउंट पिक्चर के पास टीवी सीरीज के राइट हैं। उन्होंने सालों तक फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। टॉम क्रूज बचपन से ही इस टीवी शो के फैन रहे हैं और उन्हें लगा कि ये उनकी अगली फिल्म के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। टॉम क्रूज ने अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी के लिए पहले प्रोजेक्ट के रूप में मिशन इम्पॉसिबल को चुना और पैरामाउंट को $80 मिलियन का बजट अलॉटेड करने के लिए राजी किया। क्रूज और उनके प्रोडक्शन पार्टनर पॉला वैगनर ने निर्देशक सिडनी पॉलक के साथ कई महीनों तक कहानी पर काम किया। इससे पहले टॉम क्रूज ने ब्रायन डे पाल्मा को प्रोडक्शन के लिए नियुक्त किया। क्रूज ने ब्रायन डे पाल्मा से इंटरव्यू विद द वैम्पायर में काम करते हुए मुलाकात की। टॉम क्रूज उनकी फिल्म से इम्प्रेस होकर मिशन इम्पॉसिबल के लिए ब्रायन डे पाल्मा को लिया, लेकिन इस फिल्म का निर्माण भी बहुत ही चैलेंजिंग था। आइडिया को बार बार रिवाइज किया गया था। पूरे टीवी सीरीज को फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक बारीकी से देखा गया। शुरुआती और आखिरी सीन स्टीवन ज़ेलिन, डेविड केन और रॉबर्ट टाउन द्वारा फिर से लिखे गए थे और डायलॉग विलार्ड हाइक और ग्लोरिया कैट्स द्वारा लंबे समय तक अंतिम रूप दिए गए थे। सिर्फ मेन प्लॉट ही बचा रहा। टॉम क्रूज फिल्म का पहला सीन पैराग्वे में शूट करना चाहते थे, क्योंकि हॉलीवुड में इस सिटी को किसी ने भी नहीं फिल्माया था, लेकिन मैनेजमेंट कम बजट में करना चाहता था। लेकिन टॉम क्रूज को ये मंजूर नहीं था। टॉम एक शानदार एक्शन फिल्म बनाना चाहते थे। हालांकि वो फिर भी बजट का कुछ हिस्सा बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि टॉम अपने ज्यादातर स्टंट खुद ही करना चाहते थे। हालांकि उसमें से कुछ हकीकत में खतरनाक थे। फेमस सीन की शूटिंग के दौरान जिसमें टॉम छत से गिर गए और जमीन से कुछ इंच ऊपर मंडरा गए, उनका सर तब तक फर्श से टकराता रहा जब तक कि उन्होंने बैलेंस के लिए अपने जूते में सिक्के डालने का विचार नहीं आया। सीडी ट्रिक जो टॉम क्रूज ने जिन रोनाल्ड के कैरेक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए किया था, रेस्टोरेंट में सीन को बिना एडिटिंग के हकीकत में हाथ की चाल थी। गिलास की दीवार के बीच में लॉबस्टर के साथ एक विशाल एक्वेरियम के साथ क्रूज का विचार था कि ब्रायन डी पाल्मा ने उस दृश्य को एक स्टंटमैन के साथ शूट करने की कोशिश की, लेकिन ये असली नहीं लग रहा था और उन्हें क्रूज को ऐसा करने की अनुमति दी, भले ही इस संभावना के बावजूद कि एक्टर डूब सकता है। मिशन इम्पॉसिबल 22 मई 1996 को रिलीज हुई और स्क्रीन प्रीमियर के दिन $11.8 मिलियन के साथ टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से आगे रिकॉर्ड तोड़ दिया और टॉम क्रूज ने अपनी फीस $20 मिलियन लेने से इनकार कर दिया और अब उन्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से परसेंटेज की बात की और उन्हें इस फिल्म से $70 मिलियन का फायदा हुआ। खैर उसी साल 1996 में टॉम क्रूज की एक और मूवी आई, जेरी मैगवायर, जो सफल रही और क्रिटिक्स ने उनके एक्टिंग और स्क्रीन प्ले की तारीफ की। फिल्म को 5 अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया, जिसमें से बेस्ट एक्टर भी शामिल थे। ये टॉम क्रूज का दूसरा नॉमिनेशन था। इसके अलावा फिल्म को 3 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन मिले, जिसमें से एक क्रूज को उसी समय मिला था जब टॉम क्रूज को साई-फाई थ्रिलर द मैट्रिक्स के लिए लीड रोल के लिए विचार किया गया था, लेकिन आखिर में 1998 में कियानू रीव्स को मिला। इसी बीच क्रूज का कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगा रहा। टॉम क्रूज ने ब्रिटिश टाइपलाइट डेली एक्सप्रेस के खिलाफ एक अदालती मामला जीता, जिसमें दावा किया गया था कि निकोल किडमैन से उनकी शादी उनकी समलैंगिकता को छिपाने के लिए किया गया था, लेकिन ये झूठ था। समय के साथ अदालतें टॉम क्रूज के लिए एक सामान्य बात बन गई। फिर 1999 में टॉम निकोल किडमैन के साथ उनकी तीसरी फिल्म में फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिए, आइज वाइड शट। ये स्टैनली कुब्रिक द्वारा एक एरोटिक जासूसी साइकोलॉजिकल ड्रामा था। दुर्भाग्य से डायरेक्टर की मृत्यु 6 दिन बाद हो गई, जब वो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स को इस फिल्म का फाइनल वर्जन दिखाकर आए थे। उसी साल टॉम क्रूज की एक और फिल्म रिलीज होती है, पॉल थॉमस एंडरसन की मैग्नोलिया, और क्रूज को 1 साल बाद एक और गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर नॉमिनेशन मिलता है। साल 2000 में टॉम क्रूज वापस लौटे मिशन इम्पॉसिबल के दूसरे भाग में ईथन हंट के कैरेक्टर में। उन्होंने शुरुआती सीन में अपने ज्यादातर खतरनाक स्टंट खुद ही किए। टॉम ने मोआब उथा में डेड हॉर्स पॉइंट स्टेट पार्क में खुद ही चढ़ाई की। वो उस सीन को फिल्म से हटाना नहीं चाहते थे और उन्होंने सिर्फ एक हार्नेस के साथ चढ़ाई की। उनके नीचे नेट नहीं था। उन्होंने चट्टान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर छलांग लगाई। टॉम ने अपना कंधा फाड़ लिया। ये फिल्म साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और टॉम क्रूज को उसके मेहनत के लिए अगले साल MTV मूवी अवार्ड मिला। साल 2001 में टॉम क्रूज और कैमरून डियाज की वेनिला स्काई आई, लेकिन ये फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिला। इस फिल्म की एक्ट्रेस कैमरून डियाज की काफी तारीफ हुई, लेकिन इसी दौरान जनता इस बात से हैरान थी कि टॉम क्रूज निकोल किडमैन से तलाक ले रहे थे। दोनों ने तलाक के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन कई लोगों का शक था कि ये क्रूज के साइंटोलॉजी के प्रति आकर्षण के कारण था। तलाक की प्रक्रिया के दौरान क्रूज फिल्म वेनिला स्काई में
अपनी कुलीग पेनेलोप क्रूज के रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने में कामयाब रहे। वो 2004 में अलग होने से पहले 3 साल तक मिलते रहे। 2002 में टॉम क्रूज ने डायरेक्टेड बाय स्टीफन स्पिलबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट में काम किया, जो फिलिप के डिक की माइनॉरिटी रिपोर्ट नॉवेल पर बेस्ड थी। उस समय सेट पर टॉम के साथी कॉलिन फरेल थे। ये फिल्म सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया। 2002 में उन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन किया गया और अगले साल सैटर्न अवार्ड में 11 नॉमिनेशन भी मिला। फिर 2003 में एडवर्ड ज़ुइक की ऐतिहासिक थ्रिलर द लास्ट समुराई में अपनी भूमिका के लिए टॉम फिर से सफल रहे। टॉम क्रूज को 2004 में गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेशन किया गया। साल 2004 में डायरेक्टेड बाय माइकल मान फिल्म कोलेट्रल में विंसेंट की भूमिका के लिए क्रूज को क्रिटिक्स की तारीफ मिली। एक साल बाद 2005 में टॉम क्रूज H.G. वेल्स के नॉवेल वॉर ऑफ द वर्ल्ड के फिल्म रूपांतर पर स्टीफन स्पिलबर्ग के साथ काम करने के लिए वापस लौटे। वॉर ऑफ द वर्ल्ड को ऑस्कर और सैटर्न सहित कई अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया था, लेकिन टॉम के प्रति क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया क्रूज का अभिनय इतना बाइपोलर निकला कि टॉम को सैटर्न अवार्ड और गोल्डन रेस्पबेरी के लिए नॉमिनेशन मिला। इसका मतलब ये नहीं था कि फिल्म में टॉम का प्रदर्शन खराब था। दर्शक टॉम को पसंद करते हैं और इसलिए इसी वर्ष टॉम क्रूज को पीपल्स चॉइस अवार्ड और शूटिंग के बाद MTV जनरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन स्टीफन स्पिलबर्ग ने कहा कि वो साइंटोलॉजी चर्च के साथ टॉम के संबंध के कारण टॉम क्रूज के साथ फिर कभी फिल्म नहीं बनाएंगे। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि टॉम ने डायरेक्टर को इसमें शामिल करने की कोशिश की थी। स्पिलबर्ग न तो पहले थे और न ही आखिरी जिन्हें टॉम ने साइंटोलॉजी चर्च में शामिल करने के लिए कोशिश की थी। जेम्स पैकर विक्टोरिया, डेविड बेकहम और विल स्मिथ सहित कई अन्य हस्तियों को शामिल करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ावा देने के लिए जो लोगों को साइंटोलॉजी चर्च में परिचय कराते हैं। क्रूज ने 2005 में यूरोप में साइंटोलॉजी को धर्म के रूप में मान्यता देने के लिए अभियान चलाया। टॉम ने फ्रांसीसी मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर निकोलस सरोजी, सीनेट के अध्यक्ष जीन क्लॉड गोडिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यूनाइटेड किंगडम में चर्च को टैक्स फ्री करने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में मान्यता दी। क्रूज ने बुश सरकार के अधिकारियों के बीच साइंटोलॉजी के लिए व्यक्तिगत रूप से पैरवी की। टॉम क्रूज हॉलीवुड में सबसे प्रसिद्ध साइंटोलॉजिस्ट में से एक है। साइंटोलॉजी एक विवादास्पद धर्म है जिसके कई प्रशंसक और विरोधी दोनों हैं। क्रूज का दावा है कि इस चर्च के शिक्षक व्यवहारिक रूप से दुनिया को बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि खुद को साइंटोलॉजिस्ट कहलाना एक विशेष अधिकार है। अफवाहों के अनुसार क्रूज की अगली दुल्हन को साइंटोलॉजी चर्च द्वारा चुनने में मदद की गई थी ताकि निकोल किडमैन के साथ पिछली गलतियों से बचा जा सके। धर्म गुरुओं ने क्रूज को एक एक्ट्रेस नाज़नीन बुनाइदी से मिलवाया। ये दोनों कुछ महीने तक मिले, जिसके बाद जल्द ही ये रिश्ता टूट गया। हॉलीवुड के पार्टी में एक लड़की ने गलती से टॉम पर शैंपियन का ग्लास गिरा दिया। ये एक फिल्म की तरह था। उन्होंने इस चिंगारी को महसूस किया और जल्द ही उन्होंने उस लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि उसका नाम केटी हॉलमेस था। वो अपनी युवा अवस्था से ही क्रूज से प्यार करती थी और उनके कमरे में टॉम क्रूज का पोस्टर भी था। उनका रिश्ता तेजी से बढ़ा और 1 महीने बाद क्रूज ने ओपरा विनफ्रे शो में अपने प्यार को पब्लिकली घोषित किया और अक्टूबर 2005 में दोनों ने घोषणा की कि वो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। टॉम क्रूज अपने तीसरे बच्चे के आने वाले जन्म को लेकर काफी खुश थे। इतना उत्साहित थे कि उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी जिसकी कीमत लगभग $2 लाख थी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड मेडिसिन ने टॉम की निंदा की और कहा कि ये खरीद अनुचित है और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री के संबंध में FDA नियमों का उल्लंघन करती थी। जवाब में टॉम क्रूज ने अगले साल 18 अक्टूबर को केटी की डिलीवरी के बाद अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन दान करने का वादा किया। कपल ने 1 हफ्ते बाद सूरी नाम की एक बेटी को जन्म दिया। 6 महीने बाद टॉम ने 18 अक्टूबर को पेरिस में एफिल टावर पर केटी हॉलमेस को प्रपोज किया। केटी हॉलमेस और क्रूज ने शादी की। ब्रूनो के ओडिसी कैसल में एक साइंटोलॉजी समारोह में हुई जिसमें कई हॉलीवुड सितारे को आमंत्रित किया गया था। डेविड मैविच चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के चीफ टॉम क्रूज के सबसे अच्छे दोस्त थे। उसी समय साल 2006 में टॉम क्रूज ने अपनी स्पाई सीरीज की अगली कड़ी मिशन इम्पॉसिबल 3 में वापसी की। इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा सीरीज के पिछले भाग की तुलना में अधिक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $400 मिलियन की कमाई की। इस बीच प्रीमियर मैगजीन ने क्रूज को हॉलीवुड में सबसे प्रभावशाली अभिनेता नामित किया क्योंकि क्रूज ने मैगजीन की शक्ति सूची में 13वां स्थान प्राप्त किया और उसी साल हाईएस्ट रेटिंग वाले अभिनेता बन गए।
फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 10 अक्टूबर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली सेलिब्रिटी नामित किया। 2006 में जापान में टॉम क्रूज दिवस की घोषणा की गई। जापान मेमोरियल डे एसोसिएशन ने कहा कि जापान के प्रति उनके प्रेम और उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध के कारण उन्हें एक विशेष दिन से सम्मानित किया गया है। साल 2007 में टॉम ने वॉर ड्रामा लायंस फॉर लैम्ब में एक छोटी सी भूमिका निभाई जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद साल 2008 में ट्रॉपिक थंडर रिलीज हुई और इस फिल्म में साथ में थे बेन स्टिलर, जैक ब्लैक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे और डायरेक्टर खुद बेन स्टिलर थे। इस प्रोजेक्ट के बदौलत क्रूज को एक और गोल्डन नॉमिनेशन मिला। इसी साल टॉम क्रूज की पॉलिटिकल मिलिट्री थ्रिलर वॉल्केरी में लीड रोल निभाया। इस फिल्म को 7 सैटर्न अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। सामान्य तौर पर इसे टॉम क्रूज के करियर का सबसे अच्छा दौर माना जा सकता है। एक दशक में जिन 10 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग किया कमर्शियली सक्सेसफुल रही और 100 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिर साल 2010 में नाइट एंड डे रिलीज हुई थी। ये कैमरून डाइस के साथ दूसरी फिल्म थी। वेनिला स्काई के बाद उन्होंने हमें चौंका दिया और फिल्म हिट रही। टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के चौथे भाग में स्क्रीन पर ईथन हंट की भूमिका निभाई। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने अपने खुद के कुछ हैरत अंगेज करतब दिखाए। उदाहरण के लिए एक सेफ्टी रोप को पकड़े हुए टॉम कई 100 मीटर ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के फेस पर कूद गए, लगभग 130वीं मंजिल के स्तर पर। और टॉम उस वक्त 49 साल की उम्र में थे, जबकि यंग एक्टर स्टैंडमैन के साथ क्रोमा शूट कर रहे थे। ये एक पागलपन था। फिल्म 2011 में रिलीज हुई और $694.7 मिलियन की सीरीज के लिए रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। साल 2012 में एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म रॉक एंड एजेस रिलीज हुई। सफल शुरुआत के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। उसी साल टॉम पहले से ही ब्रिटिश राइटर ली चाइल्ड्स के नॉवेल की फिल्म रूपांतरण जैक रीचर पर काम कर रहे थे। टॉम क्रूज ने उसी नाम की फिल्म में जैक रीचर की भूमिका निभाई। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला और फिल्म में $218 मिलियन की कमाई की और इस फिल्म की सीरीज की संभावना को सुनिश्चित किया गया। केटी हॉल्मस ने क्रूज से तलाक के लिए अर्जी दी। कई लोगों का मानना है कि ऐसा केटी खुद को और बच्चे को चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से बाहर रखने की इच्छा के कारण हुआ। एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि एक अजीब संयोग से क्रूज की तीनों पत्नियों ने 33 साल की उम्र में तलाक के लिए अर्जी दी। क्रूज की उस समय फिल्म ऑब्लिवियन की शूटिंग चल रही थी और कुलीग ने बताया कि वो उस समय ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध अभिनेता में से एक। तलाक की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर सबसे दुखी लोगों में से एक लग रहे थे। क्रूज को अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिली और इस वजह से उसे मिलने जुलने के अधिकार से इनकार कर दिया। टॉम बच्चे के लिए काफी बड़ी रकम अदा करते हैं। वो सूरी की देखभाल के लिए हर महीने $33,000 से अधिक का भुगतान करते हैं। विभिन्न मीडिया आश्चर्यचकित है कि अभिनेता अपनी एकमात्र बायोलॉजिकल बेटी के साथ बात क्यों नहीं करता है। असल में हमें नहीं पता कि ये टॉम का फैसला है या अदालत का। ऐसा सिद्धांत है कि केटी हॉल्मस सचमुच न्यूयॉर्क भाग गए क्योंकि उसे अपने और बच्चे के जीवन के लिए डर था। उनकी संयुक्त बेटी और चर्च द्वारा लगातार उनके विवाह में हस्तक्षेप करने से थक गई थी। 2013 में जोसेफ कोजिंकी की साई-फाई फिल्म ऑब्लिवियन डायरेक्टर के इसी नाम के ग्राफिक नॉवेल पर आधारित फिल्म रिलीज हुई थी। क्रूज लंबे समय से फिल्म में रुचि दिखा रहे थे। सेट पर सबसे मुश्किल सीन वो था जब क्रूज 800 फीट ऊंची चट्टान पर बैठे थे, जो केवल एक हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। फिल्म को क्रिटिक्स से थोड़ा मिक्स रिव्यू मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर साल 2014 में टॉम ने एमिली ब्लंट के साथ साई-फाई एक्शन फिल्म एज ऑफ टुमारो में अभिनय किया। ये फिल्म 2004 के जापानी लाइट नॉवेल हिरोशी की ऑल यू नीड इज किल का रूपांतरण थी। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के प्रमोशन के लिए $100 मिलियन से अधिक खर्च किया। फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला। 2015 में मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन के 5th पार्ट में अभिनय किया, जहां साइमन पेग ने बेंजी और जेमेरी रेनर ने विलियम ब्रांड की भूमिका निभाई। फिर से टॉम ने अपने साहस और लापरवाही से दर्शकों को आश्चर्यचकित करना जारी रखा, हैरत अंगेज रूप से खतरनाक स्टंट करते हुए। उदाहरण के लिए फिल्म में एक दृश्य था जब क्रूज का कैरेक्टर एक मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट पर उड़ान भरता है, जबकि बाहर होने पर टॉम को बताया गया था कि फिल्म का सीन कैसा दिखना चाहिए और इसे लाइव शूट करना काम नहीं करेगा, लेकिन क्रूज ने कहा उन्हें कोशिश करनी चाहिए। उन्हें एक स्टंटमैन के साथ बदलने की पेशकश की गई थी, लेकिन वो इसे खुद करना चाहते थे और उन्होंने किया, केवल 1 मीटर लंबी रस्सी के साथ। फिल्म ने पिछले पार्ट के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा, लेकिन फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया।
साल 2016 में आई फिल्म जैक रीचर नेवर गो बैक। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिला। फिर साल 2017 में द ममी आई। इसमें क्रूज ने यूएस आर्मी सार्जेंट निक मार्टिन की भूमिका निभाई थी। ये एक सैनिक था जिसने गलती से मिस्र के राजकुमारी के प्राचीन मकबरे को खोज निकाला था। हालांकि ममी के नए फिल्म रूपांतर को नेगेटिव रिव्यू मिला और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसी साल 2017 में एक और फिल्म रिलीज हुई, अमेरिकन मेड, और इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिला और फिल्म हिट रही। फिर साल 2018 में मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट सीरीज की छठी फिल्म ने ईथन हंट की भूमिका दोहराई। हर बार टॉम क्रूज के किए गए एक्शन अधिक से अधिक खतरनाक होते गए, क्योंकि इस फिल्म में टॉम ने 7000 मीटर की ऊंचाई से एक हवाई जहाज से छलांग लगाई थी। शूटिंग के वक्त टॉम की उम्र 56 साल की थी। एक सीन में चोट भी आई। टॉम ने एक इमारत की छत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाई, जिसके बीच 5 से 6 मीटर की दूरी थी। हालांकि टॉम उस तक नहीं पहुंच पाए और अपने हाथों से पकड़कर उस पर लटकते हुए इमारत की दीवार में अपना पैर मार दिया। क्रूज ने बाद में द ग्राहम नॉर्टन शो में बताया कि मैं दीवार के किनारे से टकराया और फिर मैं दीवार पर चढ़ गया और मुझे भागना चाहिए था। मैं बस कैमरे के सामने से भाग गया। हमें शॉट मिल गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, $791 मिलियन से अधिक, जिसने फ्रेंचाइजी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को अपडेट किया। इस बीच में 2020 में बताया गया कि क्रूज लीड रोल निभाएंगे और आउटर स्पेस में शूट की गई एक फिल्म का निर्माण करेंगे। डग लाइमन क्रूज के साथ फिल्म के डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और को प्रोड्यूसर होंगे। वो 2022 में SpaceX ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट पर आगामी एक्सियम स्पेस मिशन के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। क्रूज मिलिट्री पायलटों के बारे में अपनी हिट की कंटिन्यूटी के साथ सिनेमा स्क्रीन पर धमाका करेंगे। टॉप गन के डायरेक्टर जोसेफ कांजिस्की ने पहले ही टॉम क्रूज के साथ ऑब्लिवियन पर काम किया है और अब उन्होंने मूल 1986 की फिल्म के सीक्वल पर काम किया है। फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाना था, लेकिन बार बार स्थगित कर दिया गया था। कोविड-19 पैंडेमिक से और डिले हो गया और टॉम क्रूज चाहते थे कि वो वास्तविक विमानों पर उड़ें, न कि ग्रीन स्क्रीन पर। और सभी समस्याओं के बावजूद टॉप गन मैवरिक्स 2022 में रिलीज हुई और सफल साबित हुई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1.496 बिलियन कमाया। इस प्रकार टॉप गन मैवरिक्स क्रूज के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और पिछले 2 वर्षों में 2022 में रिलीज होने वाली दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साल 2023 में टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल का 7th पार्ट, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 रिलीज हुई, जहां टॉम ने ट्रेन पर, कार पर स्टंट करके और हवाई जहाज से कूदकर दर्शकों और फैंस को चकित कर दिया। हमेशा की तरह इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया, लेकिन इसने दुनिया भर में सिर्फ $570 मिलियन की कमाई की। इसके अलावा इसे 2 कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन किया गया, बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए। मई 2001 में टॉम क्रूज ने समलैंगिक पोर्न अभिनेता चेड एस्लेटर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। चेड ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसका टॉम क्रूज के साथ संबंध था। टॉम ने उस बयान को खारिज कर दिया और अदालत ने चेड एस्लेटर को उन्हें $10 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। मामला लंबा चला, लेकिन 2 साल बाद पोर्न अभिनेता ने कहा कि उनकी कहानी एक झूठ थी। क्रूज ने बोल्ड मैगजीन के पब्लिशर माइकल डेविस पर भी मुकदमा दायर किया और 100 मिलियन का अनुरोध किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास अभिनेता के साथ एक सेक्स वीडियो है जो ये साबित करता है कि क्रूज गे हैं। मुकदमा डेविस के सार्वजनिक बयान के बदले में खारिज कर दिया गया था कि टॉम क्रूज वीडियो में नहीं थे और अभिनेता विषम लैंगिक थे। अक्टूबर 2012 में क्रूज ने इन टच और लाइफ एंड स्टाइल मैगजीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने दावा किया कि क्रूज ने अपनी 6 वर्षीय बेटी को छोड़ दिया। विवाद का निपटारा टॉम ने कहा कि शूटिंग के वर्कलोड के कारण उन्होंने 110 दिनों से अपनी बेटी को नहीं देखा था। मुकदमा निपटाया गया और ऐसे सैकड़ों इल्जाम और कंट्रोवर्सीज हैं जो टॉम क्रूज से जुड़े हुए हैं। पिछले 10 सालों में टॉम क्रूज प्रेस से बचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ फिल्म के प्रमोशन में ही फोटो क्लिक करवाते हैं, बाकी टाइम नहीं। अब हमें उनके जानने वाले से ही छोटी मोटी जानकारी सामने आती है। टॉम क्रूज नियमित रूप से चैरिटी और ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि टॉम क्रूज के लिए कोई सीमा नहीं है। उनकी फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में
$4 बिलियन से अधिक और दुनिया भर में 10.1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। टॉम क्रूज अब तक के सबसे अधिक कमाई करने वाले सितारों में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉम क्रूज की बायोग्राफी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।